दोस्तों, हमारे देश में एक से एक महान चिकित्सक हुए हैं। उनमें से एक है वाघभट्ट। प्राचीन भारतीय चिकित्सकों में आत्रेय और सुश्रुत की तरह वाघभट्ट का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। कहीं कहीं आत्रेय, सुश्रुत और वाघभट्ट का बृहत्त्रयी के रूप में भी उल्लेख है। सच तो यह है कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान को पूर्णता तक पहुंचाने और उसे मनुष्य के लिए अधिकाधिक उपयोगी और सार्थक बनाने में वाघभट्ट का बड़ा हाथ है। उनके बिना प्राचीन चिकित्सा विज्ञान और उसकी ऊंचाइयों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वाघभट्ट का जन्म 6ठी शताब्दी के अंत में सिंध देश में हुआ था। इनके पिता का नाम सिंहगुप्त था। वाघभट्ट को बचपन से ही चिकित्सा विज्ञान में रुचि थी। उनके गुरु थे बौद्ध आचार्य अवलोकित। उन्हीं के मार्गदर्शन में वाघभट्ट ने प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों का गंभीर अध्ययन शुरू किया और कुछ ही वर्षों में इस क्षेत्र में निपुण और पारंगत विद्वानों में उनकी गिनती होने लगी। वाघभट्ट का जन्म से वैदिक ब्राह्मण थे, पर आगे चलकर बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए उनके ग्रंथ अष्टांग संग्रह में जगह जगह महात्मा बुद्ध की स्तुति है। वाघभट्ट की कीर्ति को अक्षय बनाने वाले उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय संहिता। कुछ लोगों का कहना है कि वाघभट्ट एक नहीं दो हुए, यानी अष्टांग हृदय संहिता के रचयिता वाघभट्ट कोई और थे, पर दोनों ग्रंथ के ठीक एक जैसे नामों से यह नहीं लगता। फिर अष्टांग हृदय संहिता में जिस उर्दाता से और बगैर रचना का नाम लिए अष्टांग संहिता के श्लोकों का उद्धृत किया गया है, उससे भी लगता है कि वाघभट्ट दो नहीं एक ही है। दोनों ग्रंथों की शैली में कुछ फर्क होने का कारण यह जान पड़ता है कि अष्टांग संग्रह वाघभट्ट की शुरुआती दौर की रचना है, जबकि बाद में चलकर अपने विचारों को उन्होंने अधिक प्रौढ़त्व और पूर्णता के साथ अष्टांग हृदय संहिता में प्रकट किया। कारण चाहे जो भी रहा हो, वाघभट्ट का अष्टांग संग्रह ग्रंथ ही अधिक चर्चा में रहा है। 6 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में कुल 150 अध्याय है। शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा शायद ही कोई पहलू हो जो वाघभट्ट की पैनी नजरों से छूट गया हो। ग्रंथ में रोगों का आदि का वर्णन और विवेचन ही नहीं, विषयों का वर्गीकरण भी एकदम वैज्ञानिक ढंग का है। पहले खंड में जीवन और स्वास्थ्य की सजगता को लेकर समान विवेचन अधिक है। रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली कई उपयोगी बातें इनमें है। लंबी आयु कैसे प्राप्त करें, विद्यार्थियों को चिकित्सा शास्त्र किस तरह पढ़ाया जाए, तरह तरह की साग सब्जियों में कौन कौन से गुण या अवगुण होते हैं, विष और बीमारियों आदि का कैसे पता लगाया जाए और उनसे कैसे बचा जाए, गरारे करना, शीतल लेप करके आंख के रोग को ठीक करना आदि बातों का खंड में बड़ा विस्तृत और रुचिकर शैली में वर्णन है। दूसरे खंड में मानव शरीर रचना के बारे में काफी विस्तार से वैज्ञानिक जानकारी दी गई है। तीसरे खंड में मधुमेह, फोड़े तथा त्वचा के रोगों के बारे में बताया गया है। जहां वाघभट्ट रोगों के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हैं, वही उनके निदान की पूरी जानकारी भी देते हैं। चौथा खंड निरेचन और चमन वमन पर है, तो पांचवें और छठे खंड में बच्चों के सही लालन पालन आदि की जानकारी है। अष्टांग संग्रह की तरह ही वाघभट्ट का ग्रंथ अष्टांग हृदय संहिता भी 6 खंडों में विभाजित है, तो इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय है। इस ग्रंथ में वाघभट्ट, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत आदि प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिकों के मतों को विस्तार से उद्धृत करते हुए स्वस्थ रहने के तौर तरीकों को साथ साथ रोचक शैली में आयुर्वेद की पूरी जानकारी देते हैं। खासकर चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांतों को भी उन्होंने बड़ी सहज शैली में समझाया गया है। वाघभट्ट की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि इसके बाद में आने वाले चिकित्सा विज्ञानियों सारंगधर, चक्रपाणि दत्त तथा भाव मिश्र ने बड़े आदर के साथ उनकी बातों का उल्लेख किया है। सच तो यह है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान को मजबूत आधार देने वाले महान वैज्ञानिकों में वाघभट्ट थे, जिनका महत्व दिनों दिन बढ़ता जाता है।